हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ममता नेपाल ट्यूटोरियल। और गाइस, इस वीडियो के अंदर हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। यानी ये सारे जो एमसीक्यूज़ हम ले रहे हैं, ये कहाँ से होंगे? 6th क्लास से लेके 10th क्लास की जो साइंस बुक है उससे रिगार्डिंग हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। यानी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते होंगे या फिर इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, हम उन सबको कवर करेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट। In which of the following equations the mass is not same on both the side? यानी हमारे पास जो एक नॉर्मल इक्वेशन होती है उसमें क्या है, जैसे a है प्लस b है, इसने प्रोडक्ट क्या बनाया, c प्रोडक्ट बनाया। यानी हमारे पास क्या होगा, जितना भी मास, अगर आपने 2 ग्राम a लिया है और 2 ग्राम आपने b लिया है, तो हमारे पास जो c बनेगा वो 4 ग्राम होना चाहिए। तो जो मास होता है वो हमेशा बैलेंस्ड होता है। किस में होता है? बैलेंस्ड इक्वेशन के अंदर बैलेंस्ड होता है। लेकिन हमें पूछा गया है कि किस में नहीं होता, यानी सेम मास नहीं होता। अगर रिएक्शन के इधर देखो और रिएक्शन के इधर देखो तो दोनों में मास सेम नहीं होता। वो किस में हो जाएगा? हमारा जो फर्स्ट है और सेकंड इक्वेशन है इनमें नहीं होता। तो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, करोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय व्हाट? लाइक करोजन जो होगा, यानी मेटल जो होता है वो ख़राब हो जाता है उसकी वजह से, करोजन की वजह से। तो इसको हम कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय कोटिंग द मेटल सरफेस विद अ पेंट। यानी पेंट, अगर आप उस मेटल, ये हमारे पास मेटल चीज़ है जिसके ऊपर करोजन से हमें बचाना है, तो उसके ऊपर क्या कर दो, पेंट की एक कोटिंग कर दो। या फिर बाय अप्लाइंग फिल्म ऑफ ग्रीस और ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, तो इसके सरफेस के ऊपर क्या होगा, ग्रीस या ऑयल की लेयर लगा दो। या फिर बाय कवरिंग द सरफेस ऑफ मेटल विद अनदर मेटल विच इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसी चीज़ की आप कवरिंग लगा दो। तो ये तीनों ही तरीके हम यूज़ कर सकते हैं करोजन से बचाने के लिए। जो भी हमारा मेटल है, अगर हम इन तीनों में से कोई सा भी यूज़ करते हैं तो हमारा मेटल क्या है, करोजन से बच जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द केमिकल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हमें एक इक्वेशन बनानी है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, जहाँ बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई, यानी आपको बैलेंसिंग के ऊपर ध्यान देना है कि दोनों साइड पे मास जो वो बराबर रहे। पहली चीज़ क्या है, बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2। ठीक है, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम Na2SO4। और हमारे पास प्रोड्यूस क्या कर रखा है, बेरियम सल्फेट प्रोड्यूस किया है, यानी BaSO4, बेरियम सल्फेट बन गया। अब सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये सारी चीज़ तो सब में सेम है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबके अंदर हमारे पास जो चीज़ है वो तो सेम है। प्रॉब्लम क्या है, बैलेंसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। तो बैलेंसिंग को कैसे सॉल्व करो, देखो हमें ये चीज़ देखो, इसके अंदर बैलेंस कैसा है। यानी हमारे पास इसमें क्या है, बी कितने हैं, BA कितना है, BA यहाँ पे भी सेम है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास अगर सोडियम देखें तो सोडियम जो होगा वो बैलेंस नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट में यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम बैलेंस हो गया है, लेकिन जो क्लोरीन है वो भी बैलेंस है इसके अंदर। और हमारे पास क्या है, जो हमारे पास SO4 है ये बैलेंस नहीं है और BA बैलेंस नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। और हमारे पास इसके अंदर क्या बैलेंस है, यानी इसमें क्या है, सोडियम 2 है और यहाँ पे सोडियम हमारे पास 1, हाँ सोडियम हमारे पास 1 है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब क्या चीज़ बचती है, लास्ट वाला। यानी देखो BA जो है वो 1 है, इसमें भी 1 है, यहाँ पे Cl जो है 2 है, यहाँ पे भी Cl कितना है, 2 है। सोडियम जो है वो भी 2 है, यहाँ पे भी सोडियम 2 है, और यहाँ पे SO4 1 है, तो यहाँ पे भी SO4 1 है। तो ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज? यानी फिजिकल चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिकल चेंज कौन सा होता है, वो चेंज जिसके अंदर प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज ना हो, यानी चीज़ वही रहे, सेम रहे, उनको हम क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, जिसके अंदर ना तो हमारे पास कोई हीट प्रोड्यूस हो रही, ना कोई स्मेल आ रही है, तो वो सारे के सारे क्या है, हमारे फिजिकल चेंज हैं। अब देखो चीज़ क्या है हमारे पास, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर्स। तो वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है और वाटर वेपर्स डाल रहा है। तो एक हमारे पास ये कंटेनर है, यहाँ पे क्या है, हमने आग लगा दी और यहाँ से पानी जो है इवेपोरेट कर रहा है। ऊपर हमने एक पैन रख दिया और उस पैन के ऊपर क्या होगा, वो ड्रॉपलेट्स बन गए और यही ड्रॉपलेट्स ठंडा होके क्या बना देंगे, वापस
वाटर यहाँ पे इकट्ठा कर सकते हो आप। तो क्या चीज़ है, यानी सेम ही रहा, इसमें कोई चेंजमेंट थी, तो ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। अब वाटर मेल्टिंग ऑफ आइस है, अब आइस क्यूब्स थी हमारे पास, आइस क्यूब को आपने क्या रख दिया, सूरज के अंदर रख दिया, यहाँ पे मतलब सूरज की गर्मी के अंदर रख दिया, तो थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे प्लेट के अंदर वो पानी पानी बन जाएगा, और इसी पानी को अगर आप फिर से रेफ्रिजरेटर के अंदर डाल दो तो ये क्या हो जाएगा, वापस जम जाएगा, वापस क्यूब के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, यानी अगर हम किसी भी पानी के अंदर, ये पानी है, इसके अंदर हमने क्या किया, सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट तो पूरा ही घुल जाता है, फिर से अगर आप इवेपोरेट करो, यानी इवेपोरेशन से क्या होगा, ऐसे ही वही पैन वाला सिस्टम है, इवेपोरेशन से हम क्या करेंगे, वाटर को अलग कर सकते हैं किसी और कंटेनर में, और नीचे जो बच जाएगा वो हमारे पास क्या है, सॉल्ट बच गया। तो ये भी हमारे पास क्या है, फिजिकल चेंज है, इसमें कोई अलग से डिफरेंस नहीं हुआ, ये रिवर्सेबल है। जो भी प्रोसेस अगर रिवर्सेबल होता है वो क्या होता है, फिजिकल चेंज होता है। लेकिन कंबशन ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो एलपीजी होती है, अगर उसका कंबशन हो रहा है तो क्या ये रिवर्सेबल होता है, बिल्कुल नहीं, ये रिवर्सेबल नहीं होता। साथ में इसमें क्या है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो ऑब्वियसली ये केमिकल रिएक्शन है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये फिजिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा होता है, कोई भी दो चीज़ अगर कंबाइन होकर एक रिएक्शन बना रही है उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो ऑब्वियसली हमारा जो ऑप्शन ए है, इसमें क्या है, एक प्रोडक्ट ये है, दूसरा प्रोडक्ट ये, क्या ये दोनों के दोनों मिलके क्या बना दिया इन्होंने, ये वाला प्रोडक्ट बना दिया। तो अब ये चीज़ देखो, ये एक सब्सटेंस था, ये दूसरा सब्सटेंस है, दोनों मिले और एक प्रोडक्ट उन्होंने अलग बनाया, ये क्या है, कॉम्बिनेशन है, कंबाइन होके इन्होंने बनाया। यहाँ पे क्या है, रिड्यूस हो रहा था, यही टूट के दोयों में टूटा है, तो ये वाले नहीं हो सकते, बाकी ये सारे के सारे पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन दैट अ केमिकल चेंज हैज़ टेकन प्लेस। ठीक है, अब देखो केमिकल चेंज अगर हो रहा है, केमिकल चेंज के अंदर क्या क्या चीज़ हो सकती है, जो अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी अगर हीट का लेन देन हो रहा है, हीट अगर बाहर निकल रही है या फिर हीट ली जा रही है, तो उसमें चांसेस क्या हैं, ये केमिकल चेंज है। और क्या है, अगर कलर के अंदर चेंज होता है तो ऑब्वियसली ये भी हमारे पास क्या है, केमिकल चेंज है। और केमिकल चेंज की एक और होती है, यानी उससे अगर कोई गैस रिलीज हो रही है, जैसे मोस्टली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो ये अगर ये या फिर कोई और गैस भी अगर रिलीज हो रही है तो वो हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो इनमें से कौन सा है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या होता है, जो हीट लेता है, जिसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाए उसे हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक कौन सा होता है, जो हीट रिलीज करता है। तो ये हमारे पास क्या है, एंडो, एंडो का मतलब है हीट अंदर लेने वाला। तो इसके अंदर कौन सा होगा, डिजॉल्व ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, अगर हम डाइल्यूशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का तो बिल्कुल नहीं। दूसरा क्या है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स यानी वाटर के वेपर्स जो होंगे वो कंडेंस हो रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में आ रहे हैं, तो बिल्कुल नहीं, इसमें हीट नहीं चाहिए, इसको तो बल्कि कूल कर रहे हैं हम। दूसरा क्या है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ऑब्वियसली ड्राई आइस है, उसके सब्लिमेशन करना है तो हमें हीट उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो ये होगा। साथ में इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर का इवेपोरेशन, वाटर उड़ना चाहिए, तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, एंडोथर्मिक आएंगे। तो इस हिसाब से हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या है, केमिकली रस्ट इज, जो रस्ट होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, कैसे कह सकते हैं हम इसको रस्ट है, तो वो क्या होता है हमारे पास, हाइड्रेटेड जो फेरिक ऑक्साइड होता है वो केमिकली रस्ट होता है, रस्ट का ये केमिकल होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, what happen when dilute hydrochloric acid is added to the iron filling, यानी dilute hydrochloric HCl के साथ हम आयरन फिलिंग अगर डाल रहे हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो हाइड्रोजन गैस होगी वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो ये हाइड्रोजन जो होगा वो रिलीज होगा, ये क्लोरीन किसके साथ आ जाएगा, हमारे आयरन के साथ, तो हमारे पास आयरन क्लोराइड ये बन जाएगा। तो यही हमारे पास राइट आंसर है, ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और आयरन क्लोराइड बनेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट, ये कौन सा होता है, यानी दोयों का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे कि इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन हमारा 2। ठीक है, इसके अंदर कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोडियम है, सोडियम किसके साथ है, SO4 के साथ है। यहाँ पे हमारे पास सोडियम किसके साथ कंबाइन हो गया, हमारे क्लोरीन के साथ, यहाँ पे Cl के साथ, और हमारे पास जो SO4 था वो किसके, Ba के साथ हमारे पास कंबाइन हो गया। तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो गाइज आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियसली गाइज आपका 10 तक सिलेबस पूरा कंप्लीट है। अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम लगती है कि कुछ क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ में आए, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो हम बाकी जो और MCQs करेंगे उससे आप एनालाइज भी कर सकते हो और अपनी बाकी स्टडी को भी देख सकते हो। कई चीज़ें आपको इन्हीं से ही क्लियर हो जाएंगी, कई कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते भी क्लियर हो जाएंगे। So thank you guys for watching this video.